हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अभी हम जितना कर रहे हैं उससे बेस्ट कर सकें हम आपके लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक है, और हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का लेसन हम स्टार्ट करेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होती है, जो कि क्लास 10th का है फर्स्ट लेसन। लेकिन एक मोटिवेशन हम देख लेते हैं कि कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ ये पता ही ना चले। कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रिपरेशन है ना एग्ज़ाम के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि लग रहा है कि हाँ हम हार जाएंगे, लेकिन ऐसा कोशिश करना है कि हारते हारते हम जीत जाएं। ठीक है, तो अभी से हमें एक नए जोश और जुनून के साथ पूरे पढ़ाई करनी है। तो इस चैप्टर में आज हमारा आप आज से ये एक अपने अंदर गांठ मान लीजिए कि अब हमारा ये नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जितने भी 5-6 चैप्टर हैं इसमें, उसको एकदम अच्छे से समझना है। ये हार्ड नहीं है, ये चैप्टर हार्ड नहीं है, ये पॉलिटी हार्ड नहीं है क्लास 10th का। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, मतलब 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसको आप समझ लेंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा पूरे पॉलिटी को पढ़ने का। इसमें बस 2-3-4 शब्द ही ऐसे हैं जो पूरे इस बुक में घूमते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको जो भी डाउट होते हैं उसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, ये बुक का नाम जो है नागरिक शास्त्र है। तो आखिर ये नागरिक शास्त्र होता कहाँ है, इसके फादर कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके फादर कौन है। ठीक है, तो फादर कौन है? अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु जो हैं वो किसके फादर हैं? तो राजनीति शास्त्र के फादर हैं। और ये जो अरस्तु हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे कि आप जो हैं, आप अपने स्टेट में या फिर अपने गांव का नाम रखेंगे, आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो बताएंगे। तो इसी तरह ये जो अरस्तु हैं तो ये भी एक फेमस दार्शनिक हैं। ठीक है, तो इनका भी जो नाम है, तो आखिर ये कहाँ रहते थे उसके बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ रहते थे? यूनान में। कभी कभी ना ये पूछ देता है एग्ज़ाम में कि जो अरस्तु हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, तो फिर आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि राजनीति शास्त्र के जनक या फिर फादर किसको बोलते हैं? अरस्तु को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूनान के। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है हमारा कि नागरिक शास्त्र क्या होता है। ठीक है, नागरिक शास्त्र होता क्या है? तो नागरिक शास्त्र सबसे पहले एक विषय है जो हमको ये बताता है कि हमको ये एक नागरिकता का अध्ययन कराता है, एक अच्छे नागरिक होने के बारे में बताता है हमको, और साथ साथ ये भी बताता है कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, इसके बारे में बताता है। कौन? नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो आपने समझ लिए होंगे कि नागरिक शास्त्र क्या होता है, इसके फादर कौन है। ठीक है, तो अब हम इसमें 2-3 टॉपिक है क्या, तो इस चैप्टर स्टार्ट किया गया है किस चीज़ से? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर लोकतंत्र होता क्या है। वैसे तो आप लोग 9th में डिटेल में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम फिर से उस 1-2 टॉपिक को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ा बेसिक होने वाला है। ठीक है, ताकि आपको आगे जो वर्ड आएंगे उसके लिए आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र मीन्स होता है कि जहाँ पर जनता जो है खुद का शासन करती है। एक्चुअली भैया का फ़ोन आने लगा था। ठीक है, कोई नहीं, चलिए हो गया।
देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र जो है जहाँ पर जनता जो है शासन करती है, ठीक है, जिसमें जनता के हाथ में ये होता है कि वो किसको प्रतिनिधि चुनेगी, ठीक है। तो लोकतंत्र को अगर शुरू से देखना हो, अगर समझना है, तो आप लोगों ने 9th में ये पढ़ा होगा कि लोकतंत्र जो है दो शब्द, कौन कौन, दो शब्द ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द के दो शब्दों से बना है क्या, तो एक डेमो और एक क्रेसिया, ठीक है। डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बनने वाला शब्द को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र, यानी इंग्लिश में उसका नाम क्या होता है, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को अगर हिंदी में हम लोग देखें तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र कहाँ से आया है, ये ग्रीक एक भाषा है, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब होता है, आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। देखिए, डेमोस का मतलब होता है कि जनता, ठीक है। डेमोस का मतलब क्या होता है, जनता, और क्रेसिया का जनता, ठीक है। और क्रेसिया का मतलब होता है जहाँ पर शासन करता है कौन, जो शासन करने वाले लोग होते हैं वही। क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ दे कि लोकतंत्र के बारे में 2-3 शब्द बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सबसे पहले आप बोलेंगे कि जो लोकतंत्र है वो दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट डेमोस प्लस क्रेसिया, ठीक है। तो डेमोस क्रेसिया का मतलब होता है कि जनता का शासन, जनता का शासन, ठीक है, जहाँ पर जनता जो है अपना शासन करती है और जनता जो है अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्ज़ाम में पूछता है। ये जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 10th बोर्ड का, उस समय पूछा हुआ था कि जब अब्राहम लिंकन जो है वो भूतपूर्व कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने उनके अनुसार उन्होंने डिफाइन किया था किसको, लोकतंत्र को, कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है, ठीक है। यानी जनता जो है वो अपने लिए खुद शासन चुनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। उसके बाद आपको बात आता है सत्ता की साझेदारी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो जाना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद आना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सत्ता का साझेदारी अगर नहीं हो तो क्या होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन का हम जवाब देंगे आपको, आप दिल थाम के बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। देखिए, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि जो शासन करने वाले लोग होते हैं तो उनके बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर सिंपली भाषा में समझे तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिल बांट के हम लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, किस पे, जनता पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी ना हो, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सत्ता की साझेदारी ना हो तो क्या होगा। तो सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होगी तो ये होगा कि जितने भी समुदाय हैं उनके बीच में टकराव होगा, वो आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहेगा। क्यों, क्योंकि वो चाहे, उनके ग्रुप के चाहेंगे कि हम शासन करें, और ये चीज़ जनता के हाथ में नहीं होगी कि जनता चाहे कि हम प्रतिनिधि चुने। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि जनता जो है खुद चाहती है कि हम अपने शासन को चुने, ठीक है, कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। तो जनता क्या करती है कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि जो होते हैं संसद में बैठते हैं और फिर वहाँ से अपना चलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है कि हमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जनता जो है खुद चाहती है कि शासन लोग करें, ठीक है। और इसके बाद अगर सत्ता ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, अगर नहीं होगी तो यही होगा, लड़ाई झगड़ा हमेशा एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा टकराव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ लिए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम बताते हैं अपने तरफ से। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए हमारे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हमारे भारत में
वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग बताए होंगे आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे है देखिए, जब वोट हम लोग देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं ना देते हैं किसी को, हम लोग डायरेक्ट वोट जो खड़े होते हैं चुनाव में उनको नहीं देते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं हम लोग। पहले प्रतिनिधि को वोट देते हैं, फिर जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद या जो राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, फिर वहाँ से वो लोग मतलब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर प्रतिनिधि राज्यसभा लोकसभा में बैठ करके अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारी प्रोसेस कहाँ से है, अप्रत्यक्ष से हुई। मतलब हम लोगों ने किया नहीं, हम लोग डायरेक्ट जो खड़े हैं, जो डायरेक्ट वोट, जैसे प्रधानमंत्री का वोट होता है तो उसमें चाहे राष्ट्रपति का होता है, इन सारी चीज़ों में हम लोग देखिएगा हम लोग डायरेक्टली नहीं देते हैं। या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसमें हम लोग जैसे कि आपके विधायक होते हैं, आपके गांव में विधायक होंगे देखिएगा, तो उन विधायक को हम लोग वोट देते हैं, फिर उन विधायकों से पता चलता है कि कहाँ किसका ज़्यादा वोट है, किसका कम है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या होता है जो है मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है कि हमारे देश में, भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ मिलता है, तो स्विट्ज़रलैंड में। इसको भी याद रखेंगे, कहीं पूछ दे क्वेश्चन, हमें क्या, हमें पढ़ना है, नॉलेज जानना है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब हम लोग जानेंगे क्या। तो आई होप कि आप इन 5 शब्दों से रूबरू हो गए होंगे। कौन कौन? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंदर पढ़ेंगे चैप्टर के परिचय के बारे में। ठीक है, देखिए क्या बताया कि पिछले परिचय में हम लोग लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था तथा यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र किस प्रकार विकास हुआ। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है, जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड मिल रहा है हमको, सांप्रदायिक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से 2-4 वर्ड उठाता है और पूछ देता है आपसे। तो देखिएगा 1-2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से। फर्स्ट आपसे पूछ देगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको उसका आंसर हम बताएं, ज़्यादा नहीं लिखना है, 1-2 मतलब कम से कम 3-4 लाइन लिखना है, अपने से दिमाग लगाना है। ठीक है, तब जाके आपका माइंड शार्प बनते जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है सांप्रदायिकता होता क्या है। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है, तो पता है सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि अपने धर्म को मतलब ऊंचा मानकर कि दूसरे के धर्म को ज़्यादा भाव नहीं देना, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। यानी अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म का उतना मतलब ज़्यादा भाव नहीं देना, इसी चीज़ को अगर सिंपली भाषा में समझे तो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब क्या बोलता है कि लिंग भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर हम लोग बात करें तो जैसे लड़का लड़की हो गया, इन सारी चीज़ों के और क्या बोलते हैं पुरुष और स्त्री। ठीक है, इन चीज़ों पे भेदभाव करना, इसको हम लोग लिंग भेद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन आए। मतलब इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि सामाजिक विषमता में लोकतंत्र के द्वंद्वात्मक जो तत्व हैं वो किस प्रकार इसमें है। ठीक है, सांप्रदायिकता किस प्रकार है, उसके बाद ये पढ़ाएगा कि लिंग भेद क्या है, उसके बाद ये भी आएगा कि रंग भेद क्या है। रंग भेद अगर पूछे तो उसमें आप बता सकते हैं कि मनुष्य में काले और गोरे में भेदभाव करना। ठीक है, और इसी आधार पर समाज को बांटना, इसको हम लोग रंग भेद मानते हैं। ठीक है, चलिए इस अध्याय में अब देखिए, इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं
अंतरों और असमताओं के बीच समन्वय बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और हम यह अध्ययन के दूसरे पड़ाव पर सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, यथा जाति, धर्म, लिंग आधारित सामाजिक विषमता। देखिए, आपको इस चैप्टर में और भी बताएगा क्या कि जो लिंग भेद होता है हम लोग में, जैसे कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर समाज में जो विषमताएं हैं उसके बारे में भी आपको बताएगा। ठीक है, तो आपको इस बारे में आगे अगले चैप्टर में गौर करेगा। ठीक है, चलिए इन तीन पर आधारित विषमताएं कैसी हैं और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर जो है बारी बारी से गौर करेंगे। चलिए अब देखिए, लोकतंत्र में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि द्वंद्ववाद क्या होता है। द्वंद्ववाद का अर्थ समझिए। द्वंद्ववाद का अर्थ होता है एक दूसरे के बीच टकराव। ठीक है, टकराव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वंद्वात्मक। ठीक है, चलिए अब देखिए, लोकतंत्र में द्वंद्वात्मक के तत्व बच्चों हमने 9वीं वर्ग के अध्याय 2 में देखा है। अध्याय 2 में देखा है बच्चों। कहते कहते हम मेरा लिप स्लिप कर गया, सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए फिर से पढ़ते हैं। बच्चों हमने 9वें वर्ग के अध्याय 2 में देखा है कि लोकतांत्रिक शासन में लोग जो होते हैं शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र जो है ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि लोकतंत्र के बारे में दिया हुआ है। अगर आपसे लोकतंत्र के पूछे तो आप बता सकते हैं। शासन में लोक प्रतिनिधि लोक के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन में लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए निम्नलिखित कुछ घटनाओं और मुद्दों पर गौर करेंगे। देखिए, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। किसको? जो समाज में द्वंद्वात्मक लोकतंत्र है उसको समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? तो कुछ पहलू दिया है आपके लिए, उसको समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होता है। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या का प्रतिशत देखें तो 34% थी, जो कि 2001 में बढ़कर कितनी हो गई? 57% यानी 57%। ठीक है, यह जो है सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाली तादाद काफ़ी कम गई। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी वहीं पर देखें तो, लेकिन वे मीरा, भैरव, थाने, कल्याण, नवी मुंबई जैसे उपनगर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, ने एक अध्ययन में पाया कि 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। मतलब एक जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है वहाँ पर इस अध्ययन पर पाया गया कि 49% जो लोग हैं वो किसमें? प्रवासी उत्पादन में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफ़ेद पोस्ट कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। जो गरीब भैया जैसे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, जैसे विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग को दूर दराते रहते हैं। ठीक है, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई के छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग तरीक़ों से अपनी वस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसमें जनता
जनता की कमाई का काफ़ी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है, और यही वजह है कि मुंबई आज भारत का वित्तीय राजधानी है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्या मुंबई को हम लोग वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं? ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद रखिए कि मुंबई को हम लोग वित्तीय राजधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे जो बिहार है, पिछड़ा राज्य, यहाँ पर जितना लोग बैंक में पैसा रखते हैं और उतना ही क्या है, उसका 1/4 हिस्सा वहाँ पर ऋण दिया जाता है। और आज इसी के कारण क्या है, मुंबई जो है वित्तीय राजधानियों का शहर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पिछले कुछ दिनों में राजनेताओं की तुष्टीकरण नीति, राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु जो मराठी मनुष्य की भावना भड़का कर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कहने का मतलब है जो गरीब लोग वहाँ पे रहते थे, जैसे कुछ कमज़ोर लोग, तो जैसे बिहार के लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरहमी से पीटा गया और उनको ज़्यादा सुविधा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जहाँ कहा जाता है कि भारत जो है वो सब नागरिक का देश है, समान हर चीज़ है, तो मुंबई भी तो सबका मतलब हक बनता है, सबको वहाँ पे रह सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियाँ थीं जिन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो नागरिक थे उनको बेरहमी से पीटा गया और उनको ये बोला गया कि आप लोग मुंबई छोड़ दिया जाए, मजबूर किया गया। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। और इस प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्यों में बिहारियों की हत्या कर दी गई। देखिए वहाँ पर क्या हुआ था, ज़्यादातर बिहारियों का ही बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा कृत्यों में शिकार होने की पहचान केवल शेष क्षेत्र में था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। निश्चित रूप से लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास बनाने का स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार था। सही बात है, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि मुंबई में बिहारियों के साथ या जो अन्य पिछड़े राज्य से लोग गए थे वहाँ पे, तो उनको बहुत ज़्यादा बेरहमी से पीटा गया। उनके साथ तो पहले व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, और उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होने के बाद उनको क्या किया कि उनको ये बोला गया कि आप लोग मुंबई को छोड़ दीजिए, मतलब उनको पीटा भी गया। तो और कुछ लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब हत्या भी किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारे सिद्धांत देश के किसी भी भाग में ये लिखा नहीं है कि निवास स्थान में बनने की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, मतलब कहीं भी जाके रह नहीं सकते हैं या फिर ऐसे वैसे, ये चीज़ नहीं है हमारे संविधान में। फिर भी ये स्वतंत्रता के विरुद्ध था, ठीक है। तो परंतु तुष्टीकरण नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है लोकतंत्र के सिद्धांत पे तो पड़ता ही है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये चीज़ जो है लोकतंत्र को कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अविश्वास फैला रहा है कि एक संविधान में लिखा गया है कि कहीं भी लोग रह सकते हैं, ठीक है, कहीं के लोग निवासी हो सकते हैं, मतलब अपना स्थान बना सकते हैं, जाके रह सकते हैं किसी प्रदेश में। लेकिन वहाँ पर लोगों को क्या कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, उनका हत्या कर रहे हैं। तो ये तो संविधान के विरुद्ध हुआ ना, ठीक है। चलिए अब फिर आपका एक और उदाहरण देता है, क्या कि फिर मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल का आधार। ये किस चीज़ का आधार था? तो ये था कि लोग को रहने के लिए, ठीक है, अपना एक प्रभाव बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है कि नस्ल के आधार पर मैक्सिको का एक ओलंपिक समारोह हुआ था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे विरोध हुए थे, लेकिन उसमें क्या बताया गया है कि नस्ल के आधार पर हुआ है। क्या चीज़?
ये सो जितनी सारी मतलब नस्ल के आधार पर वहाँ पर भेदभाव किया गया है। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम इस वीडियो को जो एग्ज़ाम्पल है और उसमें हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में ये भी पढ़ेंगे मैक्सिको के ओलंपिक विरोध। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम में भी भेदभाव हुए थे बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, और उसके बाद हम लोग जो पहलू हैं कि कहाँ पर कैसे स्थापित हुआ लोकतंत्र, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, और जितना आपको शब्द बताए हैं, वर्ड जितना बताए हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है, तब जाके आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और जितने भी वर्ड बताए हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और एक बार खुद से पढ़िएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। और हाँ, कोई भी डाउट लगा हो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।